हमारी पथ प्रदर्शक कल स्थापना में एवं मीटिंग में हमें मूल कोर्ट के लिए तैयार करने में सर हमारे और मेरे समस्त साथियों, मूट न्यायालय विधि छात्रों को न्यायालय के शिष्टाचार से अवगत कराने और विधिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित कराने का अहम जरिया है। आज आपके सामने LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एवं फाइनल ईयर के छात्र एक ऐतिहासिक निर्णय नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इस मूट कोर्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1962 में घटित यह घटना KM नानावती नामक एक नौसैनिक अधिकारी के जीवन का दुखद पहलू है। उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र आहूजा की गोली मारकर हत्या की क्योंकि उनके मित्र के उनकी पत्नी सिल्विया के साथ विवाह पर्दी के बाहर संबंध स्थापित हुए। यद्यपि हत्या प्राकृतिक मानवीय भावना में आकर की गई, परंतु विधि एक विज्ञान है, यहाँ पर भावनाओं का कोई मूल्य नहीं। विधिक प्रावधानों के तहत नानावती पर आरोप से दुगा और उन्हें मिली उम्र कैद की सजा। पूरे देश को नानावती से सहानुभूति थी और एक देशव्यापी रहम की अपील की गई। अंततः 3 साल जेल में बिताने के बाद तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने उन्हें माफी प्रदान की। 2003 में नानावती की मृत्यु कनाडा में हुई। यह मामला महत्वपूर्ण विधिक बिंदुओं और संवैधानिक प्रश्नों के लिए विधि की पुस्तक का आज भी अहम भाग है। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही जूरी प्रथा का अंत हुआ। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से होता हुआ उच्च न्यायालय से होता हुआ उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय में कैसे चला यह केस? कौन बना गवाह? सिल्विया ने किसका साथ दिया, प्रेमिका या पति का? जानने के लिए देखते हैं नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। I welcome you all and I especially welcome your honor for your kind presence in this room. Sir, I have great respect for the Indian judiciary which is at present being present, which enjoys the faith and confidence of the common man. Presented to the Government of India in the year 2002, has suggested amendments in the Advocates Act 1961 and in the UGC Act 1956 in the quality of legal profession and for bringing reform in the legal education, which is the extension of this recommendation for you. Today is again just an extension of those reforms. The moot court is being presented by the students, law students of this college, which is for your kind perusal. तो चाहता है जो पत्रावली की प्राइम विशेष से मुंजिम के खिलाफ था, ये सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, इसलिए मेरी अदालत से दरकार। श्रीमान जी, यह मामला अचानक दुर्घटना से संबंधित होने के कारण अंतर्गत धारा 304 ए IPC की परिधि में आता है, इसलिए इस केस की सुनवाई का अधिकार इसी कोर्ट को है, इसलिए इसे कमिट नहीं किया जाए, इसकी सुनवाई यही की जाए। ये आधार पत्रावली पर उपलब्ध है कि यह मामला धारा 302 और 304 IPC इंडियन पेनल कोड से संबंधित है। अतः सुनवाई हेतु यह मामला सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई को कमिट किया है। न्याय की समझता हूँ, अतः यह मामला सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई को कमिट किया जाता है। अतः आप दिनांक 1 जनवरी 1960 को सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में उपस्थित हों। नानावती की पत्रावली CGM कोर्ट से प्रेषित होकर सुनवाई हेतु आई है और मैं उक्त प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ कर दोनों बच्चों को बहस चार्ज के लिए आमंत्रित करती हूँ।
योर ऑनर, इस मामले से संबंधित तथ्य इस प्रकार से हैं कि अभियुक्त नानावटी, जो कि नौसेना के जहाज के कमांडर हैं, उन्हें एक दिन अपनी पत्नी सिल्विया से उसके और अपने मित्र प्रेम आहूजा के साथ अवैध प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है, तो वह उसी समय अपने मित्र आहूजा को जान से मारने की एक सोची समझी साजिश रचते हैं, जिसके की तहत वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक सिनेमा हॉल ले जाकर छोड़ते हैं। लेकिन वह अहमदनगर ना जाकर अपने मित्र आहूजा को जान से मारने उसके ऑफिस पहुंचते हैं। जब वे आहूजा को ऑफिस में नहीं पाते तो फिर वह अपने कार में बैठकर सीधे आहूजा के घर जाते हैं, जहां वह उस रिवॉल्वर से उसकी हत्या बहुत ही आशापूर्ण तरीके से कायद कर देते हैं। इसलिए योर ऑनर, अभियुक्त नानावटी को प्रेम आहूजा की हत्या जानबूझकर व आशापूर्ण तरीके से कायद करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आधार पर आरोपित किया जाए। योर ऑनर, मैं डिफेंस लॉयर सुमित जैन बचाव पक्ष की ओर से तथ्य प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। योर ऑनर, के.एम. नानावटी भारतीय सेना के युवा ऑफिसर थे। जब मैं अपनी ड्यूटी, उनका जो प्रेममयी स्नेहमयी व्यवहार था उसमें कमी आती जा रही है। कई बार उन्होंने उससे क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें टालकर उसका जवाब दिया। एक दिन की बात है जब के.एम. नानावटी और उनकी पत्नी दोपहर का खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के उपरांत उन्होंने मृतक के बारे में, उनकी पत्नी दोपहर का खाना खा रहे थे, जब दोपहर का खाना खाने के उपरांत उन्होंने मृतक के बारे में कई प्रकार के सवाल किए, तो उन्होंने उत्तर में यह प्रतीत किया कि हाँ, मैं आपके प्रति आत्मविश्वासघाती हो गई हूँ। लेकिन उन बातों से यह सिद्ध नहीं होता था कि प्रेम आहूजा उनसे विवाह करने और उनकी बच्चों की रखवाली करने के लिए तैयार है। इसलिए उनको इस बात को तय करना था कि क्या प्रेम आहूजा उनसे विवाह करने के लिए तैयार है। उनकी पत्नी ने उनसे यह भी कहा था कि आप मृतक के घर पर ना जाइएगा, नहीं तो मृतक आपकी गोली मारकर हत्या कर देंगे। उसके उपरांत वे अपनी पत्नी और बच्चों को तैयार करने के लिए कहते हैं और अपनी कार में बैठाकर इस सिनेमा घर में छोड़ते हैं। सिनेमा घर में छोड़ने के उपरांत वापस लाने का वादा करते हैं और उसके उपरांत वह जहाज पर जाते हैं। जहाज पर जाने के उपरांत अपने प्राधिकारियों से कहते हैं, खतरनाक पूरी यात्रा है, इसलिए मुझे एक रिवॉल्वर और 6 कॉर्टेज की आवश्यकता है। वहां से वे एक रिवॉल्वर और 6 कॉर्टेज इशू करवाते हैं और एक ब्राउन कलर की पैकेट में रखकर शरीर के इस प्रकार के बाहर में छुपाते हैं, किसी को दिखे ना। और वे उसके उपरांत अपनी कार में बैठने के उपरांत वे मृतक के कार्यालय में पहुंचते हैं। मृतक के कार्यालय में पहुंचने के उपरांत पता चलता है कि मृतक कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इसके उपरांत वे पुनः मृतक के घर पर जाते हैं और घर पर जाने के उपरांत वे घर की बेल बजाते हैं और बेल बजाने के उनका उपरांत के दौरान उनके सेवक आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या के.एम. नानावटी, क्या मिस्टर प्रेम आहूजा घर पर है? तो वो कहते हैं कि हाँ, प्रेम आहूजा शयन कक्ष में बैठे हुए हैं। वे जैसे ही शयन कक्ष में पहुंचते हैं, शयन कक्ष में पहुंचने के उपरांत अंदर से गेट को लॉक करते हैं और अपने अंदर जो ब्राउन कलर की पैकेट लेकर आए थे उसको एक अलमारी के ऊपर रखते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मेरी पत्नी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं और मेरे बच्चों की देखभाली करने के लिए तैयार है? तो उत्तर मिस्टर प्रेम आहूजा बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देते और कहते हैं, क्या प्रत्येक स्त्री जिसके साथ में मैं सोता हूं, मुझे उसके साथ में विवाह करना चाहिए? इनकी वार्तालाप कब झगड़े का रूप धारण कर लेती है। उधर मृतक उस ब्राउन कलर के पैकेट को उठाने की कोशिश करते हैं, उधर के.एम. नानावटी उस पैकेट को उठाने की कोशिश करते हैं। इन बीच उन दोनों के उपरांत झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के उपरांत दुर्घटनावश वह 3 गोलियां चल जाती है, जिससे यह अपराध कारित हो जाता है। अतः यह पूरा की पूरा मामला एक्सीडेंटल का मामला है। अतः आईपीसी की धारा 80 के तहत मेरे क्लाइंट अभियुक्त नानावती को डिस्चार्ज किया जाए, दोष मुक्त किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। लगाती हूं कि अभियुक्त कामस मानिक नानावटी, आपने दिनांक 3/12/1960 को एवं 2 बजे प्रेम आहूजा के घर पर अपनी पिस्तौल निकालकर एवं उसे चलाकर उनकी मृत्यु करने के लिए आपने प्रेम आहूजा की हत्या कारित कर दी। इसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध है। अतः यह मामला सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत आता है। अभियुक्त कामस मानिक नानावटी, आपने दिनांक 3/12/1960 को एवं 2 बजे प्रेम आहूजा की मृत्यु कारित करके हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध किया है। इसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय अपराध है। अतः यह मामला
सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत आता है। आपके विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, क्या आप उसे समझ गए हैं? जी हाँ। क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? जी नहीं, मैंने लोग। क्या आप ट्रायल चाहते हैं? जी हाँ, मैं ट्रायल केस करना चाहता हूँ। न्यायालय अभियोजन पक्ष को अपने गवाह पेश करने हेतु आदेश देते हैं। कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं। मैं गीता पे आपके कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम? वीरदेव प्रताप, आपका पता? स्टेशन रोड, बर्ली, मुंबई। आपकी उम्र? 40 वर्ष। आप 3 दिसंबर 1960 को कहाँ व किस ड्यूटी पर थे? मैं दिनांक 3 दिसंबर 1960 को ग्राम देवी थाने में थाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। आपने आहूजा के मर्डर केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, कृपया वे न्यायाधीश महोदय को बताइए। योर ऑनर, दिनांक 3/12/1960 को अभियुक्त KM नानावती मेरे थाने ग्राम देवी में आई। मैं उसमें थाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। अभियुक्त, जिसके की हाथ में एक रिवॉल्वर थी, ने मेरे पास आके कहा कि वह प्रेम आहूजा नाम के शख्स की हत्या करके आए हैं। तदुपरांत मैंने उनके इन कथनों को रिकॉर्ड दर्ज कर रोजनामा में दर्ज कर FIR दर्ज की। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने एक रिवॉल्वर और 3 कारतूस को जब्त कर फर्जब्त रिपोर्ट तैयार की। इसके उपरांत मैंने जब्त रिवॉल्वर कारतूस को सील मोड़ कर बंद किया है। 2 कांस्टेबलों के गवाह के रूप में सिग्नेचर करा के जांच हेतु फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्सपर्ट को भेजी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? तदुपरांत मैं अभियुक्त नानावती को घटना स्थल पर ले गया, जहां मैंने घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका तैयार किया, जो प्रदर्शन संख्या 1 थी। फिर उसके बाद मैंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर को उनका काम करने को कहा। तदुपरांत मैंने मृतक की बॉडी को जब्त कर पोस्टमार्टम हेतु सिटी हॉस्पिटल बॉम्बे भेजा। फिर उसके बाद क्या किया? इसके बाद मैंने इस केस की डीपली इन्वेस्टिगेशन करते हुए बिल्डिंग के चौकीदार पूरन सिंह, शेल्विया एवं स्टोर कीपर के बयान दर्ज किए। फिर उसके बाद? इसके बाद मैंने इस अनुसंधान के दौरान ही मुझे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इन रिपोर्टों को पढ़कर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए स्वयं अभियुक्त द्वारा झूठ कबूलने एवं गवाहों के बयानों के आधार पर मैंने अपने अनुसंधान में पाया कि KM नानावती ने ही प्रेम आहूजा की गोली मार के हत्या की है। इस अनुसंधान में ही मैंने अपनी चार्जशीट IPC 1860 की धारा 302 और 304 के तहत मजिस्ट्रेट महोदय के सम्मुख पेश की। योर ऑनर, क्या ये वही रिवॉल्वर है जो कि अभियुक्त ने आपको दिलाकर दी थी? जी हाँ, ये वही रिवॉल्वर है जिससे अभियुक्त ने प्रेम आहूजा की हत्या की थी। इस पर इनके फिंगरप्रिंट के निशान भी मौजूद है। आर्टिकल नंबर 1। कितने समय से आप इस पद पर कार्यरत हैं? पिछले 6 साल से। पिछले 6 साल से। क्या आप बता सकते हैं घटना वाले दिन जब KM नानावती आपके पास आत्मसमर्पण करने के लिए आए थे, जब उनका हाव भाव किस प्रकार का था? वे काफी सहमे हुए और डरे हुए थे। जब आर्टिकल 1 आपने रिवॉल्वर आपने जब्त की थी, जब आपने इसकी जब्ती पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए? जिस समय अभियुक्त मेरे थाने में आए थे उस समय कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने अपने 2 कांस्टेबल को उस पर गवाही हेतु सिग्नेचर करानी पड़ी। जब आपको यह मालूम पड़ा कि वहां पर किसी की हत्या हो चुकी है, तो आप अपने पद से उस जीवन ज्योति बिल्डिंग में कितने समय के उपरांत पहुंचे? मैं अपनी सारी लीगल कार्रवाई पूरी कर 30 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंचा। जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो आप बता सकते हैं कि घटना स्थल की स्थिति किस प्रकार की थी? संयंत्र कक्ष में मृतक की लाश डली हुई थी, कुछ सामान बिखरा हुआ था, खून के निशान भी मौजूद थे। कुछ सामान बिखरा हुआ था, अतः इससे बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि उनके बीच में पहले उनकी झगड़ा हुआ, झगड़ा के उपरांत दुर्घटनावश उनकी यह अपराध कारित हुआ था? जी नहीं, मैंने अनुसंधान में ये पाया कि जो सामान बिखरा हुआ था उस पर अभियुक्त के निशान मौजूद थे, फिंगरप्रिंट मौजूद थे। या ऐसा हो सकता है कि पहले मृतक ने उनको गंभीर प्रकोपन दिया, उसके उपरांत उन्होंने ऐसा अपराध कारित किया? जी नहीं, मैंने अपने अनुसंधान में पाया कि अभियुक्त ने प्री प्लान मर्डर किया है। जब आपने मृतक की बॉडी को रिकवर किया था वो कहां से किया था? मैं मृतक के घर के शयन कक्ष से मृतक की बॉडी को जब्त किया था। ओके, आप जा सकते हैं।